वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज की हम इस वीडियो में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन करेंगे बाय प्रोपोर्शन मेथड एंड यूनिटरी मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन देख लेते हैं। व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर विल बी इंक्रीज इन द सेम क्वांटिटी, यानी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी उसी तरह इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी भी उसी तरह डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, अब जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 देखें बच्चों। द नंबर ऑफ़ पेंसिल फरहान बायस एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल, यानी कि अगर नंबर ऑफ़ पेंसिल इंक्रीज़ होंगे तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, अगर नंबर ऑफ़ पेंसिल डिक्रीज़ होंगे तो उसकी कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ होंगे तो स्पीड टू कंप्लीट द जॉब जो है वो भी उनकी इंक्रीज़ होगी, अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स डिक्रीज़ होंगे तो उनकी स्पीड टू कंप्लीट द जॉब वो भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, द नंबर ऑफ़ कैटल्स, ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ कैटल्स इंक्रीज़ होंगे तो अमाउंट ऑफ ऑर्डर भी उनको ज़्यादा चाहिए तो वो भी इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ़ कैटल डिक्रीज़ होंगी तो अमाउंट ऑफ ऑर्डर भी डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो इन तीनों जो एग्जांपल्स हैं ना, इसमें जो है ना वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन, इफ़ व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर विल बी डिक्रीजेज इन द सेम रेशो। ठीक है बच्चों, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई, अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी उसमें इंक्रीज़ होगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखें एग्जांपल्स। द नंबर ऑफ़ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। ठीक है, अब देखें अगर नंबर ऑफ़ टैप्स जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे तो टाइम टेकन जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जितने टैप्स ज़्यादा होंगे उतने ही वो कम टाइम में जो है ना वो टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है, एक अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, तो इट्स मीन कि इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सेकंड देखें, द नंबर ऑफ़ लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। ठीक है, अगर नंबर्स ऑफ़ मैन इंक्रीज़ कर देंगे तो वो टाइम टेकन उनका डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो कम टाइम में जो है वो जल्दी से उसको कर लेंगे। और अगर नंबर ऑफ़ मैन्स हम डिक्रीज़ कर देंगे तो उनका टाइम टेकन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, वो ज़्यादा टाइम लेंगे, तो इसमें भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसी तरह द नंबर ऑफ़ कैटल, ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ कैटल इंक्रीज़ कर देंगे तो वो जो है उनका टाइम टेकन डिक्रीज़ हो जाएगा, वो कम टाइम में उनको कम टाइम लगेगा उसको फिनिश होने में फोडर को। तो अगर नंबर ऑफ़ कैटल जब वो डिक्रीज़ हो जाएंगी तो अमाउंट ऑफ फोडर जो है उनको फिनिश करने के लिए जो टाइम टेकन है वो भी उनका इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर मोस्टली जिसमें टाइम्स की बात की जाती है ना बच्चों, उसमें ज़्यादातर इन्वर्स प्रोपोर्शन यूज़ होता है। बच्चों हम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 20 लीटर्स कॉस्ट $600 हाउ मच विल 35 लीटर कॉस्ट। ठीक है, अब आप देखें कि 20 लीटर्स की क्या प्राइस है, कितनी कॉस्ट है उसकी। 20 लीटर्स की है 600। ठीक है, तो अगर 35 लीटर्स हो जाएंगे तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर लीटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कॉस्ट भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है, उसकी जगह हम एक्स लिख लेंगे। अब ये देखें, अगर लीटर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे पास बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट भी जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। इट्स मीन कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है हमारे पास। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को सॉल्व करने का क्या मेथड है, आप क्रॉस में इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इधर आप लिखेंगे बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 600। ठीक है, 20x हो गया। अब देखें 35 मल्टीप्लाई बाय 600, अब 21,000 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने पहले इस तरह डाटा प्रिपेयर करना है, फिर आपने उसको क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं जी फार्मूलास में लिखना होता है ये वो। अच्छा, मैं फार्मूलास भी बनाना सिखा देती हूँ। ये समझे x है, ये समझे y है। ठीक है, ये है x1, ये है x2, ये है y1 और ये है y2। ठीक है, अब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होनी है तो बच्चों इसका फार्मूला x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1। ठीक है,
अब वे वैल्यू पुट करके देखें आप लोग, x1 की क्या है 20, y2 की क्या है x2 की वैल्यू क्या है 35, y1 की वैल्यू क्या है 600। ठीक है बच्चों, वैसे ही सब कुछ आ गए। आप इस तरह अगर फार्मूलाज, कुछ बच्चे कहते हैं कि उस तरह बनाना है, तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है फार्मूलाज वगैरह में। आप जस्ट इस तरह आप क्रॉस में लिखें x1 y2 y1 x2। ठीक है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह फार्मूलाज में वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हम यही क्वेश्चन जो है बाय यूनिटरी मेथड करेंगे। ठीक है, इफ़ 20 liters cost इज इक्वल टू $600। ठीक है, तो 1 लीटर कॉस्ट क्या होगी हमारे पास। यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हमें 1 की कीमत चाहिए होती है, यानी कि हमें एक जो है ना, एक क्वांटिटी का रेट निकालना होता है। ठीक है, इसमें हमें एक जो है ना, अब 20 लीटर की कॉस्ट अगर $600 है ना, तो बच्चों इसमें हमने सबसे पहले 1 लीटर की कॉस्ट मालूम होनी चाहिए, हमें रेट मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर का क्या रेट है। ठीक है, तो 1 लीटर कॉस्ट इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 1 लीटर की कितनी कॉस्ट है $3। ठीक है, $3 हो गए। ठीक है, अब पहले तो हमें अगर रेट मालूम है ना किसी चीज़ का, तो हम इजीली उसकी जो है ना वो कॉस्ट, किसी भी जो क्वांटिटी है ना उसकी कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमें 1 लीटर की कॉस्ट मालूम हो गई है, अब 35 लीटर्स की कैसे कॉस्ट निकालेंगे। 35 लीटर कॉस्ट इज इक्वल टू, अब जो मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाय 35 बच्चों, तो ये क्या आ गई 1050। ठीक है, अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 इरेजर्स व्हेन 3 इरेजर्स कॉस्ट PKR 18। ठीक है, ये ए पार्ट है, पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। इरेजर्स कितने हैं 10 इरेजर्स हैं और उनकी हमें कॉस्ट मालूम करनी है। ठीक है, उसके बाद कितने हैं 3 इरेजर्स हैं और उनकी कॉस्ट कितनी है 18। ठीक है, अगर 3 की 18 है, 3 इरेज़र 18 रुपीज़ में आ रहे हैं, तो बच्चों 10 इरेज़र जो है डेफिनेटली अगर उसकी क्वांटिटी, इरेज़र की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये दोनों जो क्वांटिटी हैं वो सेम रेट पे इंक्रीज़ हो रही हैं। इट्स मीन दिस इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। अब बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, फार्मूला लिखना चाहते हैं लिख लें x1 x2 y1 y2। ठीक है, x1 y2 इज इक्वल टू y1 x2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लें 10 18, y1 की कितनी है x। ठीक है बच्चों, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं x और इसकी कितनी है 3। 118 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, एंड चाहे इस तरफ ले जाएं चाहे उस तरफ ले जाएं, x इज इक्वल टू 118/3, द आंसर विल बी 60। ठीक है बच्चों, आपको रट्टे लगाने की फॉर्मूले इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्रॉस में इसकी मल्टीप्लिकेशन। हम देखिए इसका बी पार्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ A kg ऑफ शुगर व्हेन B kg ऑफ शुगर कॉस्ट 55। ठीक है, अब A kg ऑफ शुगर की कॉस्ट हमें मालूम करनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद B kg ऑफ शुगर हमारे पास कितनी है 55। ठीक है, अगर शुगर B kg की 55 है तो डेफिनेटली अगर कोई A kg है, अगर सेम रेट पे इंक्रीज़ होगी ना प्राइस जो है, अगर जितनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करते जाते हैं उसकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी कॉस्ट भी ज़ाहिरी बात है इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। x इधर लेने दें
55A/B इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, 3/4 of a piece of metal has a mass of 15 kg. What is the mass of 2.5 of the piece of metal? ठीक है, हमारे पास एक मेटल है जिसका 3/4 यानी कि उसके 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड करें आप। फॉर एग्जांपल देखें, ये मेटल है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसने हमें कहा कि 3/4 उसका जो 3 हिस्से हैं ना, ठीक है, जो 3 पार्ट्स हैं उनका जो मास है वो 15 kg है। 3/4 ऑफ द मेटल इज़ इक्वल टू 15 kg, यानी कि हमें पूरे उस मेटल का जो पीस है ना उसका मास नहीं मालूम। सबसे पहले हम जो है ना उस पूरे मेटल का हमें जो है ना मास फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन में देखें 3/4 ऑफ अ मेटल इज़ इक्वल टू 15 kg। ठीक है, 3/4 ऑफ मेटल कितना है, 15 kg। ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय मेटल को जो है वो फॉर एग्जांपल हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ए रख लेते हैं, चलें, इज़ इक्वल टू 15 kg। ए इधर ही रह गया बच्चों, जब इज़ इक्वल टू का साइन होगा तो उधर जाके जो वैल्यू है ना वो रिवर्स हो जाती है। 15 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया। ठीक है, 16/3 इज़ इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों, अब हमें इस पूरे मेटल का मास क्या निकल आया हमारे पास, 20 kg। ठीक है, सबसे यूनिटरी मेथड से आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इस पूरे मेटल को जो है ना वो रेट मालूम होना चाहिए, तो वो कितना है, 20 kg। अब हम इजीली हमने क्या निकालना है, 2/5 ऑफ द मास ऑफ द 2/5 ऑफ द पीस। अब हम इजीली इसको 2/5 निकाल सकते हैं। 2/5 ऑफ द मेटल क्या होगा बच्चों, जब मेटल की आपको वैल्यू पता चल गई है, इसका मास पता चल गया है, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, 8 kg। सिंपली ऐसी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएँ तो आप कोशिश करें कि इसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें। अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन देखते हैं बाय प्रोपोर्शन मेथड एंड यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन है बच्चों, 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज। अब देखें कितने मेंस हमारे पास हैं, 8 मेंस हैं और वो कितने डेज ले रहे हैं, 12 डे ले रहे हैं एक ब्रिज को जो है वो बिल्ड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर उसी ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ्स लगा दिए जाएं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी बिल्ड करने के लिए, तो वो क्या कितने डेज लेंगे। अब देखें 8 आदमी 12 दिन में एक ब्रिज कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों, तो सोचें अगर 6 आदमी हो जाएंगे, आप जो मेंस की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ कर देंगे, तो क्या वो जल्दी काम कर सकते हैं। अगर मेंस की क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या डेज भी कम हो जाएंगे, वो भी डिक्रीज़ होंगे, नहीं। अगर 8 आदमी एक ब्रिज को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो 6 आदमी जो है वो ज़्यादा दिन लेंगे। इट्स मीन कि अगर हम मेंस की क्वांटिटी डिक्रीज़ करेंगे ना बच्चों, तो डेज की क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। इट्स मीन कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब हमें डेज फाइंड आउट करने हैं, हम इसे ए कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मूला पुट कर अगर आप बनाना चाह रहे हैं x1 x2 y1 y2। अच्छा, डायरेक्ट की जो है वो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में होती है बच्चों, इसकी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, क्रॉसपोंडिंग, बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, स्ट्रेट इसकी है। अब x1 y1 फॉर्मूला बनाते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, x1 8 और y1 कितना है 12, x2 कितना है 6 और y2 हमारे पास है 8। ठीक है, 12 8 है 96 इज इक्वल टू 6a बच्चों। अब a की वैल्यू निकालते हैं, 96 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 96 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या वैल्यू आ गई बच्चों, 16। ठीक है, अगर 8 मंथ्स जो हैं वो सेम ब्रिज 12 डे में कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों, तो 6 मंथ्स जो हैं वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, 16 डे में। ठीक है, अब इसको मैं एक यूनिटरी मेथड से भी आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का यूनिटरी मेथड चेंज है और इनवर्स प्रोपोर्शन का यूनिटरी मेथड थोड़ा सा जो है ना उसका प्रोसीजर वो चेंज है। ठीक है, वो देखिएगा, मेथड चेंज है उसका। ठीक है बच्चों, अब हम यूनिटरी मेथड से सोल्व करते हैं। 8 मंथ्स build the bridge
हाउ मैनी डेज, 12 डेज, ठीक है। तो 1 मैन कितने डेज में करेगा, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाई 8, क्यों? क्योंकि बच्चों अगर मंथ्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं तो डेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 12 को जो है ना, अब डिवाइड नहीं करना, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 96, ठीक है बच्चों। यूनिटरी मेथड भी डायरेक्ट का चेंज है और इन्वर्स का चेंज है, ठीक है। उसमें जो है वो दोनों क्वांटिटी सेम रेट पे इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं, इसलिए उसमें जो है पहले हम डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या है, 8 मैन्स बिल्ड द ब्रिज 12 डेज, तो 1 मैन्स बिल्ड द ब्रिज इन 12 मल्टीप्लाई बाई 8 96 डेज, ठीक है। तो कितने डेज में वो करेगा, 96 डेज में, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है कि 6 मैन्स कितने डेज में करेंगे, ठीक है। 6 मैन्स कितने डे में करेंगे, ठीक है। 96 डिवाइडेड बाय 6 नाउ, ठीक है। 96 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आंसर आ गया, 16,